हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। चलिए, जो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का ये लास्ट वीडियो और लास्ट चैप्टर होगा। इससे पहले सिंधु घाटी का से संबंधित जो 3 वीडियो जा चुका है। उम्मीद करते हैं आप उसको देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मतलब वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनने वाले थे हमने उसको वहाँ से कवर करा दिया है। और इसको बताने का मेन पर्पज़ ये है कि जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें बच गई थी, जो अवधारणा बच गई थी, उसको हम आपको यहाँ बताएंगे। यहाँ पर जो है जैसे उनका वो सामाजिक परिवेश कैसा था, उनका राजनीतिक कैसा था, सांस्कृतिक परिवेश कैसा था, धार्मिक कैसा था, उनका व्यापार कैसा था, वाणिज्य कैसा था, या वो कृषि वगैरह कैसे करते थे, उद्योग वगैरह कैसे क्या था, वो सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। देखिए, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। जैसा कि हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लिपियाँ, मतलब क्या कहते हैं, लिखित साक्ष्य तो जरूर प्राप्त हुए, लेकिन जो है उसको पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए जो है जितने भी मतलब आपको हम बताएंगे, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, वो सब चीज़ें जो है अनुमान पर ही वो जो है आधारित हैं। मतलब विभिन्न इतिहासकार जो हैं या पुरातत्वविद हैं, उन्होंने जो है प्राप्त जो सामग्रियाँ हैं, जो वहाँ के भवन हैं, जो लिपि हैं और जो मुहरें हैं, मुद्राएं हैं, जो भी और प्राप्त हुए हैं चीज़ें, उन्हीं के आधार पर जो है अपना अपना वो जो है मत जो है वो लोग प्रकट करते हैं। मतलब वो चीज़ बताते हैं अनुमत ऐसा रहा होगा। क्योंकि लिखित चीज़ें तो है नहीं, वो लिखा चीज़ गई है कि वहाँ मतलब जो लिपि तो लिखा जरूर गया, लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं गया है, तो इसलिए जो उसके अनुमान पर वो लोग बताते हैं। चलिए जो है, और इसको अब हम शुरू करते हैं। और यही रीज़न है जो उसको पढ़ न पाने के कारण जो है हम इसको जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अगर हम इस सभ्यता को पढ़ ले, जैसे उसकी लिपि को या पढ़ ले, तो ये भी जो है फिर ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं, इसको सीधे पॉइंट बनाते हैं अपने। जो है देखिए, इससे पहले हमने आपको नगर नियोजन के बारे में तो बता दिया। जैसे कि पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरे विश्व में अगर इसका सबसे अद्वितीय अगर मानी जाती है, सबसे प्रमुख जो है विशेषता, तो इसकी नगर नियोजन मतलब ये के कारण ही ये मानी जाती है। इसमें देखते हैं नगर नियोजन कैसा था। नगर नियोजन आपको बताए थे 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में क्या कौन होते थे, गरीब वर्ग होते थे, मध्यम वर्ग के होते थे, शिल्पी होते थे, कारीगर होते थे और किसान, मजदूर, या ये सब लोग होते थे। बाकी इनके जो पूर्वी वाला था ये गरीब लोगों को होता था, ये निचले भाग में मतलब निचले लेवल पर होता था ये। बल्कि वहीं जो पश्चिमी क्षेत्र पे ये बना होता था, वो जो बड़े बड़े पुरोहित होते थे, जो अमीर होते थे, उन लोगों का वो दुर्ग बना होता था। उनकी बढ़िया जो है घेरेबंदी, किलेबंदी, ये सब जो है वहाँ होता था। तो ये चीज़ें मतलब आपको बताई थी। अब चलिए देखते हैं, नगर नियोजन तो होता ही था। अब देखते हैं इसमें जो मुख्य मार्ग, मतलब 2 मतलब इसके सड़कें जो बनी होती थी, एक होती थी जो है पूरब से पश्चिम दिशा में, और एक जगह होती थी उत्तर से दक्षिण दिशा में। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर ये काटती थी। इसी में जो मोहनजोदड़ो से जो एक सड़क गई है उसको राजपथ कहा जाता था। मतलब एकदम चौड़ी सड़क, उसको एकदम आज के हाईवे की तरह, ठीक है। तो उसकी जो चौड़ाई होती थी वो 10 मीटर होता था। चलिए यही देख, इसमें सब कहा है। तो जिसके जो मुख्य मार्ग होते थे नगर नियोजन के, जो है पहला कौन सा होता था, एक पूर्वी भाग, इसको पूर्वी भाग है, मतलब जो सड़क होती थी पूरब से पश्चिम दिशा में होती थी। इससे क्या होता था, जो हवा चलती थी पूरब से पश्चिम दिशा में, तो इसे सड़कें ऑटोमेटिक साफ हो जाती थी। एक था दक्षिणी भाग, उत्तर से दक्षिण भाग, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की भाग था जो है ये हो गया। उत्तर दक्षिण वाले ही बताया ना, मोहनजोदड़ो जो ये सड़क होती थी उत्तर दक्षिण, इसी को राजपथ या इसी को हाईवे भी कहा जाता था। इसकी जो सड़क की चौड़ाई होती 10 मीटर होता था, ठीक है। जैसे यहाँ भी है कि सड़क जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, और इसका जो है 10 मीटर से ज़्यादा ये, मतलब 10 मीटर ये चौड़ी होती थी, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो से, ठीक है, ये चीज़ मिला है, ठीक। अब देखते हैं इसमें जो नगर नियोजन था, इसमें क्या था, नगर नियोजन जो है 2 असमान भागों में, देखें 2 असमान भागों में संपूर्ण नगर को जो है बांटा गया था, ठीक है। तो कैसे 2 असमान थे, कोई था अच्छे जो है दुर्ग रहित था, चारों तरफ जो किलेबंदी करा गया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मतलब घेराबंदी था। और एक तरफ होता था जो कोई मतलब उसका जो है किलेबंदी या दुर्ग नहीं होता था उसमें। तो वही ये कहा गया है कि 2 असमान भागों में संपूर्ण नगर को विभाजित किया गया था। पहला था दुर्गकृत, ठीक है, जो अमीर लोग होते थे उनका जो होता था दुर्ग रहित होता था। और दूसरा जो होता था निचले तबका वाला का, इन लोगों का अनावृत होता। अनावृत मतलब है किसी तरह का कोई घेरा वगैरह नहीं होता था, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो है एकल भी विभाजन होता था। एकल विभाजन कहने का मतलब है एकल विभाजन सिर्फ लोथल से ही मिला है, लोथल से मिला है।
एकल विभाजन यहाँ से क्यों, क्योंकि ये व्यापारी केंद्र था। अगर तो चारों तरफ से घेराबंदी कर देंगे तो यहाँ व्यापारिक स्थल कैसे होगा, क्योंकि अगर कोई अगर मार्केट अगर इस्टेब्लिश होती है कहीं कहीं भी हो, आज भी आप देखिए वहाँ पे सबसे जो मेन उद्देश्य उसका मतलब ये होता है कि चारों तरफ से जो है वहाँ जो है आवागमन की जो सुविधा, जो रास्ते हों, जो हाईवे हैं, सड़कें हैं, वो समुचित रूप से होनी चाहिए। इसी तरह से देखते हैं जो ये लोथल था, इसीलिए जो है ये एक ही मतलब एकल विभाजन था, ठीक है, मतलब चारों तरफ से नहीं घेरा गया था। फिर देखते थे और दोनों खंडों में भी मिला है दुर्ग जो है, ठीक है, दोनों खंडों को दुर्गीकरण हुआ। इसमें देखते हैं जैसे कालीबंगा में दोनों तरफ होता था। अब इसमें देखते हैं मध्य कहने का मतलब है ये 3 वर्गों में बटा होता था। ये धौलावीरा होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तक सिंधु घाटी कौन सा स्थल है जिसका नगर जो 3 वर्गों में मतलब उसका विभाजन 3 भागों में होता था, तो वह था धौलावीरा गुजरात का, ठीक है, इसको आप जानते रहिए। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि ये तो धार्मिक वाले क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन यहाँ भी आप देख लीजिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जो है आडंबर के विशेष प्रेमी नहीं थे, आडंबर में ये ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। ये ज़्यादा उपयोगिता वाली जो चीज़ें होती थी, जिनके जो काम की चीज़ होती थी, ये लौकिक जो जीवन से संबंधित चीज़ें होती थी, उसका ज़्यादा महत्व देते थे, यही ये कह रहा है, ठीक। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो के टीले से, ठीक है, मोहनजोदड़ो के टीले से जो है कुषाण काल का एक स्तूप मिला है। मोहनजोदड़ो के जो टीले से उसके कुषाण काल का एक स्तूप मिला हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसके जो ईंटों का आकार है वो 4:2:1 है, ठीक। इसका मतलब है ईंटों की लंबाई है 4 मतलब 4 अनुपात में लंबाई, 2 में क्या कहते हैं इसकी मोटाई और 1 में जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ये आप जानिए। अब देखते हैं इसके जो है इसका जो प्रशासन जो है या राजनीतिक जो है व्यवस्था ये कैसा था, ठीक है, मतलब वो कैसे उस समय के लोगों को प्रशासन होता था, कैसे मतलब शासन व्यवस्था होता था या सामाजिक या राजनीतिक, उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसमें था सबसे ज़्यादा प्रशासन में या राजनीतिक में। अब देखिए हमने बताया ना कि स्रोतों का अभाव है, ठीक है, कुछ स्रोतों का अभाव होने के कारण जो है स्रोतों का अभाव होने से वास्तविक व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, ठीक है। तो वही कहने मतलब है जो चीज़ें हैं जो उसको पढ़ा तो जा नहीं सकता, जो लिपि वगैरह लिखा गया है, इसलिए जो प्राप्त तो वहाँ की सामग्री है उसी के आधार पर जो है अनुमान लगाया गया है कि ऐसा ऐसा रहा होगा। कोई लोग मानते हैं कि ये सामंतवादी था, पुरोहित थे, अमीर वर्गों का था, कोई जनतांत्रिक मानते थे, कोई राजतंत्रात्मक व्यवस्था मानते थे, तो ऐसा ऐसा सबका अपना मानना था। कोई तो कहता था कि ये दासों या गुलामों के पर आधारित ये उनकी मतलब ये सामाजिक व्यवस्था होती थी, ठीक है। चलिए यही देखते हैं क्या क्या कहते हैं इसमें। संभवतः क्या अनुमान लगाते हैं, संभवतः जो शासन कैसा था, पुरोहित कोई कुछ मांगते हैं, पुरोहित या व्यापारी वर्ग मानते थे, या नागरिक प्रशासन था, ठीक है, नगर का या के द्वारा संचालित होता था, ठीक है। ये चीज़ ऐसा अनुमान लगाया जाता है, संभवतः ऐसा अनुमाना जाता है। लेकिन कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपना कुछ मत जाहिर किया है, जैसे कि हंटर महोदय, हंटर क्या कहते हैं, हंटर कहते हैं ये जो जनतांत्रिक था, ठीक है, ये क्या कहते हैं जनतांत्रिक था, कहने से वो राजतंत्रात्मक नहीं था, वो जनतंत्रात्मक था, मतलब कहने मतलब था जैसे वर्तमान समय में जनतांत्रिक है या लोकतंत्र है, वैसे ये भी मानते थे कि वो भी जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने बताया ना, जैसे कि पतन का जैसे पूछता था तो कैसे कैसे कौन कौन दिए थे, जैसे फेयर सर्विस ने दिया था, प्राकृतिक असंतुलन जो है, गार्डन चाइल्ड मार्टिमर व्हीलर बोलते हैं बाह्य आक्रमण हुआ था, और मार्शल महोदय कहते नहीं ये सब जो नहीं होता ये सब क्या हो बाढ़ से मतलब ये इनका पतन हुआ था। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो विभिन्न इतिहासकार हैं इन्होंने जो है इसकी जो है नगर व्यवस्था या कहते हैं सामाजिक व्यवस्था पर कौन कौन से मत इन्होंने क्या क्या दिया है। तो जैसे हंटर महोदय क्या कहते हैं, हंटर जनतांत्रिक पद्धति बताते हैं। मैके जो बताते हैं क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मैके, इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट मैके, बोलते हैं कि जो प्रतिनिध्यात्मक सरकार थी, वही कहने मतलब है ये वही चीज़ बोलते हैं कि जनतांत्र में प्रतिनिध्यात्मक सरकार थी। एक है स्टुअर्ट पिगट, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, स्टुअर्ट पिगट, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट महोदय बोलते हैं, स्टुअर्ट पिगट कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों को जो है जुड़वा राजधानी ये मानते थे, ठीक है, कि हड़प्पा की जो दोनों क्या है, स्टुअर्ट महोदय कहते हैं हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को पृथक राजधानियां भी कहा है, और यहाँ जो है पुरोहित
का शासन होता था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किसने जो है किस विद्वान ने या किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना है या दोनों को अलग अलग राजधानी माना है, तो उसी को मतलब स्टुअर्ट पिगट महोदय ने ऐसा कहा है। ठीक है, इसको आप जानते रहिए। ठीक, अब देखते हैं एक इसमें सबसे लोकप्रिय विचार है कौन सा है जो सबसे ज़्यादा ये स्वीकार किया जाता है और वर्तमान में फेमस भी है। तो इसमें ये सब ज़्यादा मानते हैं जो संभवतः ये जो है शिल्पियों एवं व्यापारियों का ये शासन था। ठीक है, मतलब संभवतः माना जाता है कि शिल्पी और व्यापारियों का ये यहाँ पर शासन हुआ करता था। ठीक है, ये हो गया एक प्रशासनिक या राजनीतिक व्यवस्था। अब देखते हैं सामाजिक जीवन कैसा था। देखिए सामाजिक जीवन में आप ये समझिए कि जैसे भी उस समय ऐसा भी होता, आज भी ऐसा है कि परिवार जैसे समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार होता है। समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार को माना जाता है। और उसी तरीके से उस समय क्या कहता था, उसमें क्या था, जो तमाम तरह के जो मुहरें मिलती थी, जो मूर्तियाँ मिलती थी, वो ज़्यादातर जो है मतलब महिलाओं की मिलती थी। तो इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि उस समय जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी जो है वो मात्र सत्तात्मक थी। लेकिन वर्तमान जो शोध हुए हैं, जो नए नए जो मतलब कुछ साक्ष्य मिले हैं, अब उसके आधार पर यह मत जो है खंडित हो जाता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मात्र सत्तात्मक थी। अब ऐसा आप नहीं कह सकते जो है, क्योंकि जो नए शोध हुए हैं उससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भी पुरुष सत्तात्मक ही व्यवस्था थी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। जैसे एक समाजी जीवन में हमने बताया कि आप यहाँ समझिए जो है परिवार जो है पर क्या कहते हैं, परिवार जो है सबसे छोटी इकाई थी। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। ठीक है, छोटी इकाई या छोटी यूनिट होती थी। ठीक है, अब देखते हैं उस समय ये बता दें हड़प्पा समय 4 वर्णों में विभाजित। कहने का मतलब है कि उस समय जो कोई आज तरह जो वर्ण जो जैसे होता था ऋग्वैदिक काल में से लेकर काफ़ी समय तक प्रचलित था कि जैसे समाज में वर्ण व्यवस्था आज ही प्रचलित है, उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं प्रचलित होती थी। उसमें क्या था, जो काम करते थे काम करने के आधार पर जो है ये लोग वर्ण का विभाजन मतलब अपने ये किए थे। मतलब वो कर्म पर होता था, वो कोई मतलब नहीं कि वो आज की तरह नहीं था कि कोई किसी वर्ग में पैदा हो गया तो उसी तरीके से वो मतलब उसका नाम वो हो जाएगा। ठीक है, ये कहने मतलब है कि हड़प्पाई समाज में आप देखेंगे कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था, लेकिन समाज में 4 वर्णों पर आधारित था। हड़प्पाई समाज 4 वर्णों पर आधारित था। क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि क्या हड़प्पा समाज जो है वर्णों में विभाजित था, तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं था। ठीक है, आज वाले वर्णों में नहीं था, लेकिन समानता वैसा जो है 4 वर्णों में वो माना जाता है। ठीक है, कन्य वर्ण व्यवस्था का विभाजन मतलब जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ऐसा वाला कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं हड़प्पाई समाज 4 वर्णों में विभाजित था। अब देखते हैं कौन कौन सा था। पहला माना जाता है जो है पहला योद्धा। ठीक है, योद्धा माना जाता है। दूसरा विद्वान, व्यापारी और श्रमिक। योद्धा, विद्वान, व्यापारी या श्रमिक। व्यापारी कहिए, शिल्पी कहिए, कुछ भी, या श्रमिक, इतनी को। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा भी आगे देखते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि जो परिवार होता था वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, मात्र सत्तात्मक था। लेकिन अब जो है, अब हमने लिखा ना, अब इसको शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ लीजिएगा। इसको पूरा लिखना तो आप लिख लीजिएगा। पहले ऐसा माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिवार होता था वो मात्र सत्तात्मक था, मतलब समाज मात्र सत्तात्मक था। लेकिन वर्तमान शोध के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि जो है सिंधु घाटी जो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो जो है पुरुष सत्तात्मक था। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं पहले ठीक इसी तरीके से पहले माना जाता था कि पहले ये शांति प्रिय थे, मतलब ये शांति प्रिय थे। यहाँ पे लोग क्या कहते थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा धार्मिक वगैरह थे, ऐसा लोग मानते थे। ये लोग शांति प्रिय थे। लेकिन ये भी मत आगे चल करके ये भी विचारधारा जो खंडित हो जाती है, क्योंकि जैसे हमने बताया ना कि जैसे मात्र सत्तात्मक से पित्त सत्तात्मक स्वरूप स्वीकार किया जाने लगा, ठीक उसी प्रकार से शांति प्रिय से अब ये व्यवस्था मतलब मान्यता खंडित हो गई। ये लोग जो शांति प्रिय नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऐसा उत्तर प्रदेश में जो है बागपत है एक चंदौली जगह, वहाँ से जो है कुछ जो है ऐसे उपकरण मिले हैं युद्ध के, जैसे उसमें रथ मिला है और सुरक्षा कवच मिला है, तलवार मिला है। तो इससे अब लगता है कि ये लोग नहीं, ये भी युद्ध करते थे। पहले जो मिलते थे तीर मतलब कमान वगैरह मिलती थे, जो युद्ध तलवार वगैरह, उसे ये माना जाता था कि ये लोग शिकार करने के लिए वो चीज़ प्रयुक्त करते थे। लेकिन जब वो बताओ जब कवच वगैरह लगा रहे हैं, रथ वगैरह लगा मिल रहा है, तो इससे अब जाहिर होता है नहीं, ये लोग भी
युद्ध वगैरह ये सब चीज़ जानते थे। ये भी मतलब कोई कहते हैं कि ये शांतिप्रिय नहीं थे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से पहले इसे माना जाता था कि ये लोग हड़प्पा वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, ठीक है। ये लोग मतलब शाकाहारी थे, मांसाहारी दोनों थे, ठीक। लेकिन अब क्या है, अब उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिनौली से रथ, तलवार, कवच के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिससे यह विचार बदल दिया गया, मतलब ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या था। अब देखते हैं आगे इंद्र समाज क्या था। आभूषण, आभूषण जो है स्त्री और पुरुष दोनों लोग प्रयोग करते थे, जैसे आज भी है कि स्त्री तो भाई आभूषण से तो जानते हैं, जो है आभूषण है तो उनका अस्तित्व है, बिना आभूषण के तो स्त्रियों का अस्तित्व ही नहीं रहता जैसे, ठीक। तो ये कहने मतलब है स्त्री पुरुष दोनों लोग आभूषण का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक। स्त्री पुरुष दोनों लोग करते थे। अब देखते हैं मनोरंजन। मनोरंजन क्या होगा बताया था ना, जैसे कहते हैं मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में आप बताए थे कि जैसे इसमें भी जो है वही था, नृत्य था, संगीत, मनोरंजन क्या साधन था, नृत्य था, संगीत था, शिकार करें और पांसा खेलें, शतरंज खेलें, या जो है जानवरों को लड़ाएं, जानवर को आपस में लड़ाते थे, जैसे मुर्गा लड़ा रहे हैं आपस में, बैलों को मतलब लड़ा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब होता था। और कहीं पर ऐसा भी चित्र मिला है कि क्या कहते हैं, वो मेसोपोटामिया से है कि एक व्यक्ति है जो है वो जो है शेर से वो लड़ाई कर रहा है, ठीक है। ये मतलब दिखा रहा है। सिर्फ देखते मनोरंजन साधन क्या था, नृत्य था, नाच गाना, डांस, ऑर्केस्ट्रा समझिए, ठीक। आज का शिकार हो गया, पांसे खेलते थे, पशुओं की लड़ाई भी ये लोग करके जो है अपना मनोरंजन करते थे, ठीक है। अब देखते हैं अंत्येष्टि। अंत्येष्टि जो है, अंत्येष्टि मतलब वही अंतिम संस्कार, जब लोग मर जाते थे तो ये लोग उसका क्या क्या संस्कार करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, हड़प्पा के लोग क्या करते थे, संस्कार अंतिम संस्कार के रूप में उसको शव को दफना देते थे। लेकिन जब आगे वही लोग थोड़ा और डेवलप हुए तो कहने मतलब है मोहनजोदड़ो में वो लोग जो शव को जलाने लगे। फिर यही देखते हैं इसको मतलब पूरा समराइज रूप में देखते हैं कि क्या था, जो है अंत्येष्टि में जो है पूर्ण और आंशिक दोनों समाधिकरण का प्रयोग ये करते थे, मतलब पूरे तरीके से और थोड़े आंशिक रूप में भी करते थे, और दाह संस्कार भी ये करते थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी वो पूर्ण समाधिकरण, मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, मतलब पूर्ण रूप से उसका जो है समाधिकरण करते, मतलब उसको समाधि में मतलब उसको दफना देते थे, ठीक है। और ये चीज़ हो गया। और दाह संस्कार मतलब उसको जलाते थे, ये हो गया। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर आप देखिए कुछ स्पेसिफिक जगह से कुछ क्या मिला है। ये कालीबंगा से आप देखेंगे, कालीबंगा से जो है छोटी छोटी जो है गोलाकार जो है कब्र मिली हुई है, ठीक है। कालीबंगा से छोटी छोटी गोलाकार जो है कब्र मिला हुआ है, ठीक है। और हड़प्पा से आपको बताए थे कि ताबूत भी मिला हुआ है, ठीक है। RS-37 या लकड़ी का ताबूत ये आपको बताए थे हड़प्पा से मिला, तो यहाँ भी ताबूत की प्राप्त होती है। अब देखते हैं युगल लोथल से क्या है, लोथल से युगल समाधान भी प्राप्त होता है। इसे का कहने मतलब है युगल समाधान की मतलब हो कि यहाँ से जो है सती प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। युगल समाधान मतलब यहाँ हुआ, ठीक है। रोपड़ देखते हैं, रोपड़ कहाँ, पंजाब। ये कहा था कि जो कब्र होती थी उसमें जो उसके मालिक के साथ कुत्ते को भी मतलब उसमें दफना देते थे, ठीक है। यहाँ से भी साक्ष्य मिला है, कहाँ, रोपड़ से, ठीक है। और ऐसा ही कहाँ मिला है, बुर्ज होम से भी मिला है, कहाँ, बुर्ज होम से या कश्मीर से भी ऐसा ही साक्ष्य मिला है, ठीक है, कश्मीर में, ठीक, ऐसा, ठीक। और ये नवपाषाण काल का है, और ये जो है सिंधु घाटी का काल सभ्यता का बता रहे हैं आपको। अब देखते हैं इसके आर्थिक जीवन, ठीक है। जैसे पता है कि नवपाषाण काल के बाद से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल हुई, इसके बाद जितने भी काल आते हैं, जो कृषि का क्या हुआ, अधिशेष हुआ। जब कृषि का अधिशेष हुआ तो इससे क्या हुआ, उनके जो जितने की जरूरत होती है जरूरत से ज़्यादा उत्पादन करने लगे। जरूरत ज़्यादा उत्पादन करने लगे तो क्या हुआ, फिर व्यापार करने लगे। जब व्यापार करने लगे तो कोई अमीर हुआ तो कोई गरीब हुआ। जिससे क्या हुआ, जो खाद्य सामग्री जो खाने पीने को सबको मिलना शुरू हो गया। जिससे और जो थे कहते हैं जो शिल्पी थे, कारीगर थे, और जो मतलब थोड़ा क्रिएटिविटी टाइप के लोग थे, तो इनको भी जो है अपना जो है कहते हैं मतलब इनको भी इस क्षेत्र में भी अच्छा खासा विकास देखने को मिलने लगा, ठीक है। तो वही इसमें आप देखते हैं क्या है, जब कृषि का अधिशेष हुआ तो देखते हैं आर्थिक जीवन से पहले देखते हैं कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ, ठीक है।
कृषि के क्षेत्र में ये क्या जुताई, देखिए जब कृषि का ज्ञान हो गया था नवपाषाण काल से ही जो है, तो मानी इस बात है कि जिसमें कटाई, बुनाई, जुताई, सिंचाई, ठीक है, ये सब चीज़ें उनको ज्ञान था, ठीक है। सिंचाई, बुआई या जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधियों से को ये जानते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कृषि में ये क्या क्या उपकरणों का प्रयोग करते थे। उपकरण आपको बताया ना, कांसे में क्या करते थे, तांबे में क्या करते थे, टीम मिलाकर कांसे बनाते थे, कांसे के औजार होते थे, पत्थर के उपकरण भी होते थे और तांबे के भी उपकरण होते थे, ठीक है। और यहीं से जो है लकड़ी के हल, मिट्टी के हल जो है और ये सब लोग का प्रयोग मतलब ये करते थे, ठीक है। अब यहाँ स्पेशल कुछ यहाँ भी है, जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, राजस्थान में है। बनावली, बनावली से क्या है, मिट्टी के हल भी प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के हल, लकड़ी के हल, ठीक है। तो ये सब भी प्राप्त हुए हैं कहाँ, बनावली से। अब इसको स्पेशल ध्यान दीजिएगा जरूर, ठीक है। ये सब चीज़, ठीक है, ये स्पेशल क्वेश्चन ही ये बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसी में जो है, देखते हैं सर्वप्रथम कपास की खेती। देखिए पूरे मतलब क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो कपास की खेती थी वो जो सिंधु घाटी सभ्यता में ही जो है वो मतलब विकसित हुई। और जो है यूनानी लोग जो है इसे कपास को जो है सिंडन कहते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है सिंडन से क्या तात्पर्य, सिंडन से तात्पर्य है कि कपास, ठीक। अब जानिए जो है सर्वप्रथम जो है कपास की खेती जो है सिंधु सभ्यता में ही जो है मतलब विकसित मतलब की जाना शुरू हुए, ठीक, मतलब विकसित हुई। इसी को यूनानी लोग जो होते थे इसी को जो है सिंडन कहते थे, ठीक है। अब देखते हैं इस चीज़ और नोट करने वाली बात है, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में रागी की कृषि मतलब नहीं होता था, ठीक है, रागी मतलब नहीं होता था, ठीक, ये हो गया। अब इसी में देखते हैं स्पेशल जगह, जैसे गुजरात हो गया, गुजरात से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते थे, गुजरात के चावल। और ये गुजरात से में लोग हाथी भी पालते थे, ठीक है, गुजरात में हाथी पालते थे। लोथल या रंगपुर से लोथल और रंगपुर, ये दोनों जगह से जो इनकी मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त होती थी उसमें जो धान की भूसी का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं किस किस चीज़ की ये कृषि करते थे, तो गेहूँ, जौ, कपास, चावल, गेहूँ, जौ, कपास, चावल की ये खेती करते थे, ठीक है। और यहीं पे आप देखेंगे जो है तो गन्ना हो गया, गन्ना, रागी, इसके के कोई प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है, ये भी आप जानिए, ठीक है। अब देखते हैं पशु, सबसे ज़्यादा पशुपालन किसका करते थे, तो पशुपालन होता था इसमें सबसे ज़्यादा जो इनका सबसे प्रिय पशु था, एक क्या कहते हैं कुबर वाला जो बैल होता था, वो सबसे प्रिय पशु इनका होता था, ठीक है। वही लिखा है सबसे प्रिय पशु कुबर वाला सांड या बैल होता था, ठीक है। इसमें जो है क्या कहते हैं गाय, घोड़ा, बकरी जो है इस सब का जो है प्रमाण यहाँ से मिलता है, ठीक है। लेकिन शेर से का प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि बाघ का मिलता है, शेर का नहीं, ठीक है। इसको आप जरूर जानिए कि शेर का जो है कोई प्रमाण नहीं मिलता सिंधु घाटी सभ्यता से। अब देखते हैं इसके उद्योग कैसे थे, ठीक है। उद्योग देखते हैं तो उद्योग में सबसे पहले जो सूती वस्त्र हो गया, बर्तन, शिल्प या मनका, गोदीबाड़ा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ये लोग व्यापार करते थे, ठीक है। ये सब चीज़ों का उद्योग मतलब था, विकसित कर लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं व्यापार क्या कहाँ कहाँ से होता था। व्यापार हमने आपको बताया था कि जैसे मध्य एशिया हो गया जैसे, ठीक है, ये मध्य एशिया हुआ, इधर जो क्या कहते हैं मिस्र हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर जो है पश्चिमी एशिया, ये सब चीज़ में यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे, जिसमें देखते हैं कि पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, मिस्र, अफगानिस्तान, ये बाहर व्यापार होते थे, ठीक है। इनके आंतरिक व्यापार भी होते थे, जैसे जो है कर्नाटक के जो कोलार था वहाँ से जो है ये सोने की प्राप्ति करते थे, और जो राजस्थान का जो खेतड़ी था वहाँ से तांबे की प्राप्ति करते थे। तो ये सब चीज़ें मतलब यहाँ है, आप देखिए। देखते हैं निर्यात क्या क्या करते थे किस चीज़ का, तो लोथल था, लोथल गुजरात से, वहाँ से हाथी दांत और शंख की बनी वस्तुओं का ये मतलब निर्यात करते थे। और जो है तैयार माल में क्या होता था, तैयार माल में जैसे अनाज हो गया, सोने और तांबे की बनी हुई वस्तुएं, अनाज, सोने, तांबे की बनी हुई वस्तु। फिर जो है काली लकड़ी, ठीक है, काली लकड़ी ज़्यादा फेमस थी, या लकड़ी के बने सामान भी ये लोग निर्यात करते थे, ठीक है। अब देखते हैं इस चीज़ों का आयात का
क्या करते, मतलब इंपोर्ट कहाँ से क्या करते थे, ये तो एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट मंगाते कहाँ से थे, ठीक है। जैसे ईरान और अफ़गानिस्तान से ये जो है बहुत सारी चीज़ों मंगाते थे, जैसे शीशा हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ से मंगाते थे, ठीक है। और पाकिस्तान, हालांकि उस समय भारत में ही था, लेकिन बलूचिस्तान से भी ये बहुत सारी चीज़ों को मंगाते थे, ठीक है। अब देखते हैं शीशा और चांदी कहाँ से, अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाते थे, ठीक। अब देखते हैं टिन कहाँ से मंगाते थे, अफ़गानिस्तान से ये मंगाते थे। गोल्ड, सोना जो होता था, कोलार, मैसूर, मतलब कोलार की खान से मंगाते थे, ठीक है। वही जो KGF मूवी बनी है, ठीक। और क्या है, कोलार से यहाँ पर अफ़गानिस्तान और ईरान से भी, मतलब सोना जो मंगाते थे कोलार, अफ़गानिस्तान, ईरान, तीनों जगह से मंगाते थे। तांबा जो होता था वो खेतड़ी से मंगाते थे, राजस्थान। लाजवर्द जो है मेसोपोटामिया से मंगाते थे, और बलूचिस्तान से भी ये मंगाते थे, ठीक है। अब देखते हैं इनका जो है धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक है। धार्मिक जीवन देखते हैं, रिलीजियस लाइफ कैसी थी इनकी जो है। तो इसमें क्या था, आपको शुरू में बताया था, ये लोग जो है ज़्यादा आडंबर वाले नहीं थे, ज़्यादा आडंबर वाले कर्मकांड वाले ये नहीं थे, ज़्यादा पारलौकिक जीवन पर विश्वास नहीं करते, ज़्यादा इहलौकिक या जो है जो इनके जो जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती थी, ये जो ज़्यादा उसी का महत्व देते थे। इसलिए आप देखेंगे जो इनको जीवन में जो सहायता, मतलब जिसकी मदद से इनका अच्छा खासा मतलब जीवन होता था, उसी की ज़्यादा ये प्राथमिकता देते थे और उसी का ये पूजा भी करते थे। जैसे जल जो जीवन में सब जो महत्वपूर्ण था, तो जल की पूजा करते थे, हवा की पूजा करते थे, सूर्य के भगवान पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे जो है। तो इसी में जो आप देखेंगे प्रेत आत्माओं से भी ये मतलब पूजा पाठ उनका भी मतलब जानते थे। और इसी में क्या कहते हैं कि ये जो है बुरी आत्माओं से क्या कहते हैं बचने के लिए जो है ताबीज़ भी, मतलब ये ताबीज़ का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है कि लौकिक, इसमें क्या है इनका धार्मिक जीवन कैसा था, ये लौकिक सभ्यता पर जो है धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब लौकिक सभ्यता पर, लौकिक मतलब होता है इस लौकिक जो इस धरती पर जो आपके सामने है, जो आपके मतलब जो भौतिक जीवन है, उस पर जो है धर्म का जो वर्चस्व नहीं स्थापित था कि ईश्वर ऐसा है तो आप जो मतलब कर्मकांड वाला व्यवस्था इसमें नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं लौकिक सभ्यता पर जो है धर्म वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जो मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। आगे जब आप पढ़ेंगे गुप्त शासन, गुप्त काल जो है, तो वहाँ से आप मंदिर का प्रमाण स्टार्ट होना शुरू होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ पे जो क्या कहते हैं कोई महल वगैरह भी नहीं है, ठीक है, कोई महल जैसा, ठीक है, कोई महल भी नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं मिला है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब इसमें मिला है मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति बताए थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो हर जगह से वो मिलता था। तो हम देखते हैं मातृ देवी की मूर्ति या जो क्या कहते हैं महिलाओं की जो पूजा होती थी देवी को, दोनों रूप की उनकी पूजा होती थी। कौन, एक गुस्सा वाला रूप, जो क्रोधित वाला रूप, और सौम्य मतलब जो प्रसन्न होती थी, वही कह रहे हैं रौद्र व रौम्य दोनों रूप की पूजा होती थी। किसकी, देवियों की जो पूजा होती थी उनके रौद्र और सौम्य दोनों रूप का पूजा होता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यही कहता है रौद्र दोनों रूप की पूजा होती थी, और ये जो है प्रमाण बताया आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा से क्या है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा में एक मुहर मिली है, उस मुहर के दाहिने भाग में एक स्त्री जो है सिर के बल जो है खड़ी है, ठीक है, सिर के बल वो खड़ी है, यही इसमें मिला है। अब आगे देखते हैं, इसमें एक और है उर्वरता की देवी, उर्वरता की पूजा, कहने मतलब उर्वरक कौन चीज़ है, उर्वर धरती होती है, तो मतलब उर्वरता की पूजा करते हुए एक ऐसा मतलब मूर्ति मिली है, उसके गर्भ से जो है उगता हुआ पौधा मतलब दिखाया गया है। तो इसका प्रतीक होता है कि मतलब ये लोग उर्वरता की देवी की वो पूजा ये लोग करते थे, ठीक है। वही इसका प्रमाण है कि यह उर्वरता देवी की पूजा के रूप में, जैसे पृथ्वी आप मान सकते हैं, गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ठीक है, ये जो कृषि का प्रतीक है, ठीक। अब देखते हैं एक जो और मुहर मिली है, एक मुहर में पशुपतिनाथ या पशुपति शिव का प्रमाण मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्या कहते हैं बैल और पशु मतलब होता है इनके, मतलब क्या कहते हैं कि इनके उसमें 3 सर था, मतलब जो मूर्ति है 3 सर था, उनमें के अगल बगल में जो है क्या कहते हैं बैल था, और बैल वगैरह बैल थे और सांप वगैरह उसमें था, उसके लिए पूजा मतलब ये होता था, ठीक है। वही इसमें कह रहा है। तो एक मुहर में जो पशुपतिनाथ का प्रमाण
मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मुद्रा में जो है, मुद्रा में भी एक मूर्ति मिली हुई है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं क्या है इसमें, किसकी पूजा करते थे, नाग पूजा और नागिन पूजा भी ये लोग करते थे। इसमें जो है लिंग योनि की भी ये लोग पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह का भी ये पूजा करते थे, जो आप बताए हैं आपको, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग पूजा करते थे। पशु की पूजा करते थे, पशुओं में करते थे, बताए ना, जैसे इनके जो जीवन का जो महत्वपूर्ण जो इनके उपयोग की चीज़ें होती थी उसका ये मतलब पूजा करते थे, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं वृक्षों की भी पूजा करते। वृक्षों में आप देखेंगे जैसे पीपल हो गया, उस समय पीपल हो गया, बबूल हो गया, नीम हो गया, तो ये सब की वो लोग पूजा करते थे, ठीक है। लोग उससे परिचित थे। आज भी देखते हैं नीम हो गया, पीपल हो गया, फिर पूजा होती है। जल की पूजा भी ये लोग करते थे, ठीक है। आज इसमें बता रहे हैं प्रेतवाद ना। प्रेतवाद मतलब बुरी आत्माओं से भी ये लोग जो है थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, ऐसे ये लोग क्या कहते हैं, ऐसी भावना ये लोग इनके अंदर भी ये मतलब थी, ठीक है, कि प्रेत होता है, बुरी आत्मा होती है, उससे बचने के लिए जो क्या करते हैं ये लोग ताबीज वगैरह भी ये धारण करते थे, ठीक है। अब देखते हैं जो सबसे अब देख लीजिए अग्निकुंड का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए इसको हम स्पेशली रूप से इसको हम यहाँ मेंशन किए थे, जो है कि लोथल अग्निकुंड के जो है प्रमाण कहाँ से मिले हैं, लोथल और कालीबंगा से जो है क्या कहते हैं अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब देखते हैं इनका जो है अगला जो है टॉपिक क्या है, मुहरे। मुहरे देखिए, जितने चीज़ें आपको हम बता रहे हैं यहाँ से, वो जो उत्खनन कार्य में उत्खनन से जो चीज़ें मिली हैं उसी के आधार पे ही जो है जो इतिहासकार लोग हैं ऐसा सब लोग अनुमान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो है कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं, कि मतलब लिखित है जरूर लेकिन पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो ठीक है, इसीलिए जो है जो मिली है मुहरें मिली हैं, तो वही से सब चीज़ों की व्यवस्था के जगह मतलब उसी के आधार पर ये लोग बताते, ठीक है। अब देखते हैं मुहरें क्या थी। देखिए मुहर में ये थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मुहरें मिली हैं लगभग 2500 मुहरें मिली हैं, ठीक है, 2500 मुहरें मिली हैं। इनका जो आकार था, आकार दो था, एक वर्गाकार था, एक आयताकार था। जो वर्गाकार होता था उसमें चित्र और लिपि दोनों होता था, जो आयताकार होता था उसमें एक तरफ जो है सिर्फ जो है चित्र ही होता था, ठीक है। उसमें अब देखते हैं क्या है, इसमें क्या है कि वर्गाकार दो मुहरें होती थी, मुहरें दो तरह की होती थी। एक वर्गाकार मुहरें होती थी जिसमें पशु के साथ लिपि भी होती थी, पशु होता था, लिपि में भी लिखा जाता था। जबकि जो आयताकार मुहर होती थी उसमें केवल जो है लिपि उत्कीर्ण होती थी, ठीक है, पशु नहीं होता था। अब देखते हैं अधिकांश मुहरें जो होती थी, अधिकांश मुहरें जो है सैल खड़ी की बनी होती थी या हाथी दांत की भी ये बनी होती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुहरें बनी हुई थी मिलती हैं वो जो सैल खड़ी की मिलती हैं, बहुत कम ही जो है ये हाथी दांत की मुहरें भी मिली हैं, ठीक है। अब देखते हैं मुहरों का प्रयोग जो है समानता ऐसे माना जाता है कि दो पर्पज से ये लोग करते होंगे। एक तो अमीर वर्ग जो होते थे वो जो है अपनी क्या कहते हैं वस्तुओं को जो है पहचानने के लिए जो है मुहरों का प्रयोग करते थे। यह हो सकता था कि ये लोग जो सिक्का चलाने के या मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग करते हो। वही कह रहे हैं कि मुहरों के प्रयोग के दो रीजन बताते हैं। उच्च वर्ग जो है अपनी वस्तु को की पहचान करने में, हो सकता है सिक्कों की तरह ये प्रयोग करते थे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, इनके जो मुहरें होती थी जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, इन पर क्या किस किस चीज़ की जो है चित्रकारी होती थी, किस चीज़ की मतलब आकृति उकेरी होती थी। अब उसका आप यहाँ देखिए, इन पर जो है सबसे ज़्यादा जो है एक श्रृंगी पशु का जो है सबसे ज़्यादा चित्र अंकित है। फिर उसमें आप देखेंगे भैंस का भी है, बाघ का भी है, बकरी, हाथी की आकृति उकेरी जाती थी, ठीक है, इसकी आकृति उकेरी जाती थी। और कुछ इनमें ज्यामिति, ठीक है, कुछ ज्यामिति चित्र भी मतलब इसको मतलब मतलब था, ठीक है, उकेरा गया था। अब देखते हैं जो है सिंध क्षेत्र से बाहर मुहरों पर जो है बाघ को चित्रित किया जाता था। मतलब जो सिंध प्रांत क्षेत्र होता था उससे बाहर ही जो है बाघ की जो है चित्र मतलब प्रयोग होता था। लेकिन एक जगह है सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त जो मुहर है वहाँ पे बाघ का चित्र भी प्राप्त हुआ है। इसी तरह देखेंगे चनहुदड़ो, इसको हम बता जो अंडरलाइन कर रहे हैं मतलब घेरा कर रहे हैं उसको जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा कि चनहुदड़ो से एक मुहर पर 3 मगरमच्छ और एक मछली का चित्र बना हुआ, ठीक है। चनहुदड़ो से 3 मगरमच्छ और एक जो है मछली का भी चित्र मिलता है, ठीक है। इसकी कहाँ लिपि मुहर पर, ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया के किसी मुहर पर
ठीक है। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के किसी भी मुहर पर जो शेर का चित्र नहीं बना हुआ है, ये भी आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। हड़प्पा मेसोपोटामिया ये लोग शेर से परिचित नहीं थे, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या है। मोहनजोदड़ो से लगभग 1200 मुहरें मिली हुई हैं और ये मुहरें जो होती थी 1 से 5 सेंटीमीटर तक की ये होती थी, ठीक है। अब देखते हैं लोथल व देसलपुर से जो तांबे की जो है मुहरें बनी हुई मिली हुई हैं, ठीक है। लोथल और देसलपुर से तांबे की मुहरें मिलती थी और ज़्यादातर मुहरें किसकी मिली हैं, ज़्यादातर मुहरें सेल खड़ी की और जो है हाथी दांत की मिली हैं। लेकिन जो देसलपुर का लोथल से है वहाँ से जो है तांबे की भी मुहर मिली है, ठीक। क्यों? क्योंकि लोथल जो ऐसी जगह था, व्यापारिक स्थल था, आपको पता ही थे कि जो व्यापारिक चीज़ स्थल कोई भी होता है तो वहाँ हर चारों तरफ से लोग आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। तो क्या होता है, हर रीजन से जब आएंगे तो हर तरह से जो है क्या कहते हैं वस्तुएं लाएंगे, उसी मुहर भी होंगी उनकी, ठीक है, मुद्रा वगैरह होती थी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है ये, अब देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति, ये लोग कुछ वैज्ञानिक प्रगति कैसे की भाई, कुछ वैज्ञानिक प्रगति किए थे तभी तो इतनी अच्छी नगर नियोजन व्यवस्था की है, नालियों की अच्छी व्यवस्था की है, सड़क की अच्छी व्यवस्था की है, पक्के घर मतलब बनाते थे ये लोग, ठीक है। और जो है इतना अच्छा सुव्यवस्थित था जो है, तो कुछ वैज्ञानिक पद्धति था तभी तो ये लोग जो क्या कहते हैं कांसे का प्रयोग किए जो है, मतलब टिन, क्या कहते हैं तांबा से जो है टिन बनाए, ठीक है। तो वही सब चीज़ देखते हैं क्या है। हड़प्पाई लोगों को जो है पहले के नक्षत्रों व ग्रहों का भी ये ज्ञान के विषय में इनको जानकारी थी, ठीक है, ये जानकारी है। हड़प्पाई लोगों को नक्षत्रों व ग्रहों के विषय में जानकारी थी। अब देखते हैं आगे क्या था। टिन व तांबे के उचित मिश्रण से, देखिए टिन व तांबे के उचित मिश्रण से कांसा निर्माण की भी जानकारी इनको थी, ठीक। अब देखते हैं जो इनके क्या लिपि थी वो कैसी थी, वो भाव चित्रात्मक थी, वो खुद अपने आप में वो बताती थी। क्योंकि जो है कोई भी चीज़ अगर हो जो है जो आप बोल नहीं सकता, कोई भी आज भी हो जैसे कुछ बोल नहीं सकता, तो अगर कुछ वो चित्रकारी अगर पढ़ा लिखा है तो कुछ भी लिख कर वो बता सकता है, अपने मन की बात कह सकता है, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा लिखा है तब भी वो कुछ न कुछ तो वो मतलब चित्र के माध्यम से बता ही सकता है। वही कहने मतलब है कि जो लिपियों के अभाव में या भाषा जब नहीं होती है तो वहाँ जो है चित्र जो होते हैं वही जो है बोलते हैं, ठीक है। वही कह रहा है चित्रात्मक जो है अक्षर होते थे, ठीक है, चित्रात्मक अक्षर होते थे। अब जो है बुनियादी गणितीय ज्ञान भी इनको था, क्या था, बुनियादी गणितीय ज्ञान भी था। यानी जो है क्या था, वो आपको बताया था ना, जो 16 किलो वाला जो बाट होता था तौलने वाला, उसका भी इनको नॉलेज था, ठीक है। वही बता रहे हैं कि 16 की संख्या में या गुणज का जो है इनको ज्ञान था। इसमें देते आते हैं दशमलव प्रणाली या विभाजन, द्विविभाजन, माप में जो फीट और क्यूबिक से भी ये लोग परिचित थे, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला क्या है, हड़प्पाई लिपि। देखिए हड़प्पाई लिपि की जो खोज हुई थी, हड़प्पाई लिपि सर्वप्रथम जो 1853 में जो है सिंधु लिपि का साथ मतलब मिला था पहली बार, ठीक है। फिर आगे चलकर 1923 तक जो है जितनी भी लिपियाँ थी जो है वो पूरी तरीके से प्रकाश में आ गई थी, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, इसे आज तक जो है पढ़ा नहीं जा सका, इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसमें देखेंगे कुल 64 मूल लिपि चित्र हैं, 64 मूल चित्र हैं और 400 से 450 से 450 तक जो है अक्षर यहाँ मतलब है वो केरे गए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जो है अब इसी साथ अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है